हेलो एवरीवन, मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ। बायोलॉजी के पार्ट 12th में लेकर, जिसमें अपन जो 1000 MCQs पढ़ रहे हैं, उसका ये 12 पार्ट है, जिसमें आपके सामने मैंने वही 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा और अपने आप को परखिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर एकदम बिल्कुल सही दे पाते हैं, और जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे कि मैं जीएस नॉलेज में कितना ज्ञान रखता हूँ या रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले यही कहूँगा कि मेरे जितने भी न्यू साथी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को बहुत ही अच्छे से गेन कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी केवल डीएनए, सी आरएनए प्लस प्रोटीन, और डी आरएनए प्लस डीएनए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका अवश्य राइट आंसर दीजिए। तो इसके राइट आंसर के ऊपर मूव करते हैं, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आरएनए प्लस प्रोटीन होते हैं। कि फ्रेंड्स, जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, इसके साथ में आरएनए जो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है वो भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? ऑप्शन ए है प्रोफेज, बी मेटाफेज, सी एनाफेज, और डी टीलोफेज। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेज है। यानी कि आपसे यह पूछा गया है कि जो सेल डिवीजन होता है उसके अंतर्गत, सूत्र विभाजन के अंतर्गत उसकी सबसे पहली स्टेज, सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोफेज अवस्था होती है। ओके फ्रेंड, बता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस की किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? ए मेटाफेज फर्स्ट, बी एनाफेज फर्स्ट, सी मेटाफेज सेकंड, और डी एनाफेज सेकंड। तो आपको बताना है कि जो मियोसिस अवस्था होती है, ये सूत्री विभाजन में दो अवस्था, एक मियोसिस होता है, एक माइटोसिस होती है। तो मियोसिस अवस्था के बारे में पूछा गया है कि इसमें किस स्टेज में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एनाफेज फर्स्ट स्टेज में। कि जो सेल डिवीजन की एनाफेज फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंतर्गत मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या कैसी हो जाती है? आधी हो जाती है। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ए फिशर ने, बी रॉबर्ट कोच ने, सी फ्लेमिंग ने, और डी आल्टमान ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक फिशर ने। यानी कि जो डीएनए खोजकर्ता कौन थे? वो थे वैज्ञानिक फिशर थे। ओके फ्रेंड, बता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है डीएनए के, बी आरएनए के, सी प्रोटीन के, और डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपको बताना है डीएनए किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के। तो जो क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होती है और एक होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स किसके बने होते हैं? आपको बताना है कि जीन्स किसके बने होते हैं। ए हिस्टोन प्रोटीन के, बी पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के, सी हाइड्रोकार्बन के, और डी लाइपोप्रोटीन के। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन बी पॉली न्यूक्लियोटाइड्स के। यानी कि जो डीएनए जीन्स होते हैं वो पॉली न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए है ल्यूवेनहोक, बी रॉबर्ट हुक, सी रॉबर्ट ब्राउन, और डी फ्लेमिंग। तो आपको बताना है कि जो कोशिका शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने दिया था। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द सबसे पहले दिया था। इसके अलावा बात करें अपन 1683 ईस्वी में, तो 1683 ईस्वी में एवी ल्यूवेनहोक ने जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज की थी। जबकि रॉबर्ट ब्राउन के ऊपर बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस की खोज
की थी, यानी कि न्यूक्लियस की खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे, जिन्होंने 1831 में इसकी खोज की थी। ओके, बात करें वाल्टर फ्लेमिंग की, तो इन्होंने 1879 ईस्वी में जो माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोशिका शब्द दिया था रॉबर्ट हुक ने। ल्यूवेन हुक की बात करें, ल्यूवेन हुक के 1683 ईस्वी में बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की 1831 ईस्वी में। और फ्लेमिंग की बात करें, अगर वाल्टर फ्लेमिंग की बात करें तो वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में, इन्होंने 1879 ईस्वी के अंतर्गत जो माइटोसिस डिवीजन का पता लगाया था। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन है ल्यूकोप्लास्टस में, बी क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, सी स्ट्रोमा में, डी मेम्ब्रेन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना के अंतर्गत पाया जाता है। और जिसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन इसके अंतर्गत होता है। कहने का मतलब जो प्रकाश की अभिक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत होती है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा का होता है। किसमें होता है? जो इसका ग्रेना पार्ट होता है उसके अंतर्गत। जबकि स्ट्रोमा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन होता है, जबकि ग्रेना पार्ट में तो कौन सी होती है? लाइट रिएक्शन होती है। जबकि स्ट्रोमा पार्ट में होती है वो कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन। जबकि ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाए जाने वाले प्लास्टिड होता है, जिसको ल्यूकोप्लास्टिड कहते हैं, प्लास्ट कहते हैं। ये रंगहीन होता है, जिसके अंतर्गत भोजन का संचय होता है, जिसके कारण क्या होता है? फूल जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका प्रबल प्रमाण है। ए क्रोमोसोम्स में डीएनए का होना, बी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग, सी केंद्रक में डीएनए की उपस्थिति, और डी कोशिका द्रव्य में डीएनए का न होना। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन का होना। तो जो डीएनए आनुवांशिक एक पदार्थ है और इसका प्रबल प्रमाण होता है कि डीएनए में क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया संपन्न होती है। ओके, बैक्टीरिया के अंतर्गत, सॉरी, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ओके, बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि इसमें ए जल अपघटक एंजाइम की हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, बी परजीवी क्रियाएं संपन्न होती है, सी भोजन रिक्तता होती है, और डी अपचयी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब जल अपघटक यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो जो लाइसोसोम होता है उसको आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप अवश्य लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, मेरी मोटिवेशन को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है और आपके लिए मैं बहुत बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूं। तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की ओर। 11th क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस कौन है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी कोय, और डी न्यूक्लियोलस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का बिजली ग्रह जिसे कहते हैं, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कौन थे? वो थे किर्लोस्कर थे, इन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने, यानी कि इसकी खोज तो किसने की थी? किलो करने की थी, लेकिन इसको नाम देने वाले कौन थे? सी बेंडा थे। हमेशा आपको याद रखना है, खोजकर्ता पूछा जाए तो खोजकर्ता होंगे किलोकर, और अगर उसकी खोजकर्ता तो कौन है? किलोकर है। और उसको ये पूछना है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो ये दिया था सी बेंडा नामक वैज्ञानिक है। यह एटीपी को एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ओके, जबकि बात करें गोल्जी बॉडी की, तो गोल्जी बॉडी एवं जो गोल्जी बॉडी प्लांट है वो एनिमल सेल्स दोनों के अंतर्गत पाया जाता है। जो गोल्जी बॉडी होता है वो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। और इसके खोज करता है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने 1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी। ठीक है, और इसी कारण इसमें क्या होता है? सेल पदार्थों का
सेल में क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है। जबकि न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियोलस होता है, वो न्यूक्लियस के अंतर्गत एक गोल आकृति होती है जिसमें जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और ये आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग होती है। ए 0.003%, बी 0.03%, सी 0.3% और डी 3%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम रूप में जैविक ऊर्जा किसमें प्राप्त होती है? ए ग्लूकोज में, बी सूर्य प्रकाश में, सी एटीपी में और डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी एटीपी में प्रेजेंट होती है। किसमें प्राप्त होती है? एटीपी यानी एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है उसके अंतर्गत अंतिम रूप से जैविक ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन बनी होती है। ए ओनली ऑफ प्रोड्यूसर्स केवल उपभोक्ताओं की केवल उत्पादकों की, बी केवल उपभोक्ताओं की ओनली ऑफ कंज्यूमर्स, सी केवल अपघटों की डिकम्पोजर्स की और डी उत्पादक व उपभोक्ताओं की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादक व उपभोक्ताओं की। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला फूड चेन बनी होती है वह जिसमें उसमें उपभोक्ता और उत्पादक व उपभोक्ता दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो उत्पादक होते हुए वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे आदि ये सारे प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। और बात करें कंज्यूमर की तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये जीव एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वे कंज्यूमर होते हैं। जैसे हिरण है, बकरी है, सियार है, बाघ है, ये सारे क्या होते हैं? अपने भोजन के दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि डीकंपोजर की बात करें तो डीकंपोजर होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो मृत उत्पादक उपभोक्ताओं को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपघटक या मृतोपजीवी कहा जाता है। जिस जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? डीकंपोजर के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप सो फ्रेंड आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निश्चित क्षेत्र जैसे तालाब आदि में पौधों व जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध को कहा जाता है? ए बायोम, सी समुदाय, बी समुदाय, सी पारिस्थितिक तंत्र और डी बायोस्फीयर। तो आपको बताना है किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि की अपन बात करें तो उनमें जो पौधों और जंतु के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है, पारस्परिक रिलेशन होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर को ऑप्शन सी इकोसिस्टम कहा जाता है। क्योंकि किसी निश्चित क्षेत्र में जैसे तालाब आदि के अंदर पौधों और जंतुओं के बीच में जो पारस्परिक संबंध होता है उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन से क्या लाभ है? आपको बताना है कि जो क्रॉप रोटेशन होता है ना कि फसल की अदला बदली करना, इससे क्या लाभ है? तो ए ऑप्शन है भिन्न भिन्न प्रकार की फसल प्राप्ति, बी प्रोटीन के गुणों में वृद्धि, सी भूमि में उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी में बढ़ोतरी और सी खनिज के गुणों में बढ़ोतरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि की उर्वरता में बढ़ोतरी, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? उसमें क्रॉप रोटेशन की क्रिया करते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो उत्पादित करती हैं? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन और डी क्लोराइड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओजोन, यानी कि O3 का उत्पादन करती हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है? ए वायु प्रदूषण द्वारा, बी जंगलों की कटाई, सी वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि, यानी कि वायु प्रदूषण द्वारा SO2 की मात्रा में वृद्धि होती है, उसके कारण अम्ल वर्षा होती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है? ऑप्शन ए है वायु द्वारा मिट्टी का उड़ान, बी जल बाढ़ द्वारा मिट्टी का विस्थापन, सी शुष्क दशाएं
OD1 कटाव। तो आपको बताना है कि भारत में जो मृदा अपरदन है उसका सबसे महत्वपूर्ण गंभीर कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वन कटाई। यानी कि वनों की अत्यधिक अंधाधुंध कटाई क्या है, मृदा अपरदन का यानी कि सोइल इरोजन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जल परत कहलाती है। ए वाहित मल, बी आर्द्रता जल, सी कोशिका जल और डी गुरुत्वीय जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्द्रता जल। तो जो मृदा जो कण की सतह पर मजबूती से चिपकी पतली जो जल परत होती है उसको कहते हैं आर्द्रता जल कहते हैं। ओके, अभी कोशिका जल क्या होता है, जो कैपिलरीज वाटर होता है वो जल द्वारा अवशोषित का क्या करता है, जाइलम द्वारा पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, यानी कि जाइलम द्वारा जो जल का पौधे के अन्य भागों तक पहुंचने का कार्य तो कौन करता है, तो जाइलम होता है, जबकि फ्लोएम होता है उसके द्वारा जो भोजन होता है, जो खनिज लवण भोजन होता है उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप अच्छे समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का कंटेंट? क्या वाकई में आपको लगता है कि आज का वीडियो आपको किसी भी फैमिली मेंबर या किसी भी फ्रेंड्स की जो कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रुप हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके शेयर कीजिए। अब इससे इतना सा होगा, कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड को अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेंगे और मेरा भी एक जो छोटा सा मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आपकी राय, आपको कोई भी जो फीडबैक है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि कैसा लगा आपको कंटेंट और मैं उसमें क्या एक नया चेंज करूं, तो आप मुझे अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी धुआंधार कंटेंट के साथ, जिसमें अपन फिजिक्स के चैप्टर को लेकर आ रहा हूं, जिसमें अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। तो न्यूक्लियर जो नाभिकीय भौतिकी है वो क्या चीज़ होती है उसको डिटेल से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कंप्लीट चैप्टर के बाद में अपन उसके एमसीक्यूज को लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स आप वीडियो अंत तक देखते रहिएगा और अगर मेरे न्यू फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को विद बेल आइकन बटन अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे आने वाले जितने वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा गेन कर सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।